जय हिंद साथियों, मैं अवनीश पांडे एक बार फिर से पांडे जीएस सेंटर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे। पिछले क्लास में आपने गंगा नदी तंत्र को देखा था, लेकिन आज हम लोग जो है भारत में जितने भी पर्वत हैं, छोटे से लेकर के बड़े पर्वत तक, इन सभी का आज जो है सो हम लोग अध्ययन करेंगे। वो चाहे पठारी पर्वत हो या फिर पहाड़ी पर्वत हो, उन सभी की चर्चा जो है सो आज यहाँ पर होगी। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम आपको शुरू करते हैं। ध्यान से इसको बस सुनिएगा, जब मैं बता रहा हूं उस समय ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। उसके बाद जब आपको लगता है कि इसको लिखना चाहिए तो आप लिखना भी शुरू करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है यह इंडिया का मैप है, भारतीय मानचित्र है। और इस भारतीय मानचित्र में मैं ऊपर की तरफ से शुरू करता हूँ। सामान्य तौर पे चूंकि आपकी जो क्लासेस है वो मैं छठ के बाद अपना यहाँ के तो बहुत बड़ा पर्व ही होला, छठ और दिवाली। तो छठ के बाद हम बीपीएससी के लेवल के हिसाब से जो है तैयारी करावे के शुरू करें। लेकिन अभी जो तैयारी चलता, अभी जो हम वीडियो डालता नहीं, ये एसएससी जीडी या फिर जनरल कोई भी कंपटीशन या फिर बीपीएससी में भी बहुत सारा चीज आप सबके खातिर हेल्पफुल हो सकता। ठीक बा। अब समस्या यहाँ पे ही बा कि पढ़ावे के दौरान हम फुहरपन नहीं बेच सकत, काहे कि हमरा खातिर सीबीएसई बोर्ड के बच्ची और जनरल बच्ची सब कोई एक ही जैसन बा। तो हम कुछ हंसी लगावे खातिर कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं बोल सकत। हाँ, हम ये जरूर कह सकत नहीं कि हम जे रुआ के पढ़ाएम ये लाजवाब पढ़ाएम। रुआ जब पढ़ के एक बार देखी बहुत मजा आई रुआ पढ़े में, और समझ सबसे बड़का बात बा कि हमारा अंदर रुआ अंदर जेवा से एक बहुत जबरदस्त समझ विकसित हुई। बस हमरा इतने सपोर्ट चाहिए अपने सबके कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तन में ये शेयर कर सकल जाता उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा, ताकि हम छठ के बाद बीपीएससी और दरोगा के क्रैश कोर्स के तरह कोर्स करा करके और टोटली कंप्लीट कर दी। जे फ्री ऑफ कॉस्ट हुई, रुआ पैसा दिला के गरज ना हुई, बस ध्यान से देखें सुनेम जा और आसानी से याद हो जाए ये सब। ठीक है, ठीक बा। ये बस थोड़ा सा भोजपुरी हमने बोला, क्योंकि हमारी मिट्टी है, हम इसी परिवेश से रहते हैं। हमारा बिहार जो है सो भोजपुरी और मैथिली के लिए जाना जाता है, इसलिए हमने जो है सो इसका चर्चा किया। थोड़ा सा मैंने बोला। बस अभी हम लोग हिंदी में ही पढ़ेंगे, क्योंकि भोजपुरी जो है सो कम्प्लीटली हम लोग का लैंग्वेज रहा नहीं है। बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे साथी होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा, मैथिली वाले होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने जो है सो अभी वो नहीं बोलना है। पढ़ेंगे हम लोग हिंदी में ही। ठीक है, चलिए थैंक यू। आप देखिए ध्यान से, हम जो अभी देख रहे हैं आपके सामने जो खुला हुआ है बोर्ड पे, स्क्रीन पे, ये टोटल भारत का मैप है, यानी कि इंडियन मैप है। और सारे स्टेट्स जो है सो आपको यहाँ पर कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम जो है आज अभी स्टेट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम केवल और केवल पर्वत और पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र है यह आपको लद्दाख है। लद्दाख जो हाल फिलहाल में जो है जम्मू कश्मीर का एक भाग था लद्दाख, जिसको हमने अलग करके एक नया केंद्र शासित राज्य बनाया है, इसकी चर्चा हो रही है। यहाँ पर 3 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? 3। इन तीनों का अलग अलग नाम है। जो ऊपर वाला है, सबसे ऊपर जो है, इसको हम लोग काराकोरम कहते हैं। उसके जस्ट नीचे वाले को हम लोग लद्दाख कहते हैं श्रेणी, और सबसे नीचे वाले को जास्कर श्रेणी कहते हैं। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जब आइएगा तो सबसे ऊपर वाले को काराकोरम श्रेणी, उसके बाद वाले को लद्दाख श्रेणी, और सबसे बाद वाले को जास्कर श्रेणी। जे से इसको डिनोट कर देते हैं, लद्दाख को एल से और काराकोरम को हम के से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका तिब्बत का क्षेत्र है, जिस पर वर्तमान टाइम में चीन जो है अपना दावा ठोकता है। और यहीं पर आपको कुछ ग्लेशियर है, चेमा योंगडुंग ग्लेशियर है, और यहीं से आपकी जो है सो 3 नदियां निकलती हैं। 3 अलग अलग नदी निकलती है। एक मानसरोवर झील से निकलती है, जो हमने कल चर्चा किया था आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और 2 अलग अलग नदियां निकलती हैं, जिसमें एक है आपका सतलज और दूसरा है आपका सिंधु। तो अभी हम सिंधु नदी के बारे में हल्का सा चर्चा करते हैं, उसकी हालांकि आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन चर्चा कर देते हैं। यहां से सिंधु नदी निकलती है, और सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर के लद्दाख होते हुए आपको जम्मू कश्मीर में प्रवेश पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये आपको सिंधु नदी है। हमको ध्यान रखना है कि सिंधु नदी नहीं पढ़ना है। हम जो वर्तमान टाइम में पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह है आपका पर्वत और पहाड़। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया एक्चुअली हिमालय जो है उसकी 4 श्रेणियां हैं। हम लोग बिहार में रहते हैं, और बिहार के तरफ से जब आप हिमालय को देखिएगा ऊपर की तरफ, तो बिहार के से ऊपर जाइए, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ आप मैप जब पढ़ेंगे तो दक्षिण में सबसे नीचे जो हिमालय की चोटी है, हिमालय की श्रृंखला है, उसका नाम है शिवालिक।
की श्रेणी, उसके जस्ट ऊपर जाइएगा तो मध्य हिमालय है, उसके भी ऊपर जाइएगा तो आपको बृहत हिमालय देखने को मिलेगा, और बृहत हिमालय के बाद वाला जो हिमालय का पार्ट है उसको हम नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण उसका नाम है ट्रांस हिमालय। और अभी जो आप 3 श्रृंखलाएं देखे हैं, काराकोरम श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला और जास्कर श्रृंखला, ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। यहीं आगे बढ़ा हुआ है और आपको कैलाश पर्वत का निर्माण करता है। कैलाश पर्वत जो आपने नाम सुना होगा, वो कैलाश पर्वत आपको जो है सो तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है K2, जो आपको इसी काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, जो वर्तमान टाइम में पीओके के अंतर्गत आता है। लेकिन ध्यान रखना है कि भारत की यह सबसे ऊंची चोटी है। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, पर वर्तमान में यह जो है सो भारत में स्थित नहीं है। इसी के कारण एक और प्रश्न बन जाता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है वह आपको पड़ती है सिक्किम में, जिसको हम लोग कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंचनजंगा जो है वह भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, जबकि K2 जो है वह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे का जो हिमालयी क्षेत्र है इसको हम लोग बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप आइएगा तो ये जो हिमालय आपको दिख रहा है इसको हम लोग मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, और उसके भी नीचे आप आइएगा तो इसको हम लोग जानते हैं किस हिमालय के नाम से, शिवालिक के नाम से। ठीक है, शिवालिक हिमालय के नाम से जैसो इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर? तो ये जो है आपका ट्रांस हिमालय हो गया, ये जो है आपका बृहत हिमालय हो गया, और दुनिया की ऊंची ऊंची 10 चोटियां, दुनिया की 10 सबसे सर्वोच्च चोटियां जो है जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, वो 10 के 10 लगातार 1 से लेकर 10 तक सभी के सभी बृहत हिमालय के हिस्से हैं। बृहत हिमालय इधर की तरफ जम्मू कश्मीर में और उधर की तरफ जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से दक्षिणवर्ती हो जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश जो है यहां पर आपको एक पर्वत है, एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा। यानी अगर बात की जाए कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, चूंकि भारत अरुणाचल प्रदेश भारत के पूरब में है, तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है उसका नाम है नामचा बरवा, और हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी जो है, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी, उसका नाम है नंगा पर्वत। यानी बृहत हिमालय जो है उसका विस्तार नंगा पर्वत से किधर की तरफ है, नामचा बरवा के बीच है। देखिए, मैप को जब भी समझना हो तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आपके मुंह के तरफ मैप जहां पे होगा, जैसे आप कॉपी लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉपी आपके सामने है या फिर मेरे सामने स्क्रीन है, ये ध्यान से देखिए आप, तो हमेशा दाहिने हाथ की तरफ जो होगा ना वो ईस्ट होगा, दाहिना हाथ जो होगा वो पूरब साइड में होगा, बायां हाथ जो होगा वो पश्चिम साइड में होगा, सिर हमेशा उत्तर में होगा और पैर हमेशा दक्षिण में होगा। कहीं भी आप घूमे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी घूमे हो, लेकिन आपके सामने अगर मैप है तो यही रूल अप्लाई होगा। एकदम गांठ बांध लीजिए इस बात को। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 2 चोटियां हैं, कौन कौन सी, एक आपकी जो है वो नामचा बरवा है और दूसरा आपका जो है नंगा पर्वत है। नामचा बरवा वहां हुआ और नंगा पर्वत जो है इस साइड में हुआ। नामचा बरवा और नंगा पर्वत के बीच में हिमालय जो है पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, जबकि नामचा बरवा से हिमालय दक्षिणवर्ती हो जाती है, और दक्षिणवर्ती होने के बाद ये जो है आपको बाकी 3-4 जो राज्य हैं उन राज्यों से होते हुए आपको बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, और इसी का थोड़ा थोड़ा उठा हुआ जो भाग है वो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में दिखते हैं। फिलहाल मैं द्वीप समूह नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए इसको आगे लेके मैं नहीं जा रहा, बस केवल आपको ध्यान रखना है पर्वतों के बारे में। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हिमालय जो है वह उत्तर से दक्षिण की तरफ ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और सबसे लास्ट वाला जो है यह आपका शिवालिक के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं हम लोग नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ आइएगा तो ये जो क्षेत्र है आपका गुजरात है, फिर आपका आता है राजस्थान, और फिर आगे की तरफ आपको दिल्ली देखने को मिलता है। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। ये जो पर्वत आपको मैं दिखा रहा हूं यह अरावली पर्वत है। कौन सी पर्वत है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का विस्तार जो है गुजरात में पालमपुर, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है पालमपुर, गुजरात के पालमपुर से लेकर के और दिल्ली में मजनू के टीला तक है। और ये कौन सा पर्वत मैंने आपको बताया? ये पर्वत जो है आपको अरावली है। कौन सी पर्वत है? अरावली।
अरावली पर्वतमाला जो है इसका विस्तार गुजरात के पालमपुर से लेकर के और दिल्ली के मजनू के टीले तक है। बीच में यह राजस्थान को कवर करता है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह राजस्थान में ही है, राजस्थान में, जिसको हम लोग गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वर्तमान टाइम में गुरु शिखर है जो राजस्थान में स्थित है। यहां से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म का कौन सा मंदिर अरावली पर्वत पर स्थित है, तो वह दिलवारा मंदिर है। दिलवारा मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है और अरावली पर्वत पर ही गुरु शिखर के नजदीक स्थित है। ठीक है, उसके जब आप नीचे की तरफ आइएगा तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग जानते हैं विंध्याचल पर्वतमाला के नाम से। ये विंध्ययन पर्वतमाला है। उसके जस्ट नीचे की तरफ आप देखिएगा तो यहां आपको देखने को मिलेगा सतपुरा की पहाड़ी। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत और सतपुरा की पहाड़ी के बीच से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है आपको नर्मदा नदी। विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच से एक नदी बहती है, इसका नाम क्या है? नर्मदा नदी नाम है। एक चीज ध्यान रखिए कि नर्मदा नदी जो है सामान्य तौर पे हमारा जो भारत है, जो दक्षिणवर्ती पठारी भाग है, उसको मैं आपको यहां पे बता देता हूं। दक्षिणवर्ती जो पठारी भाग है, उस पठारी भाग की सबसे खास बात यहां पर यह है कि दक्षिणवर्ती पठारी भाग कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि उसका झुकाव जो है पूरब की तरफ है। दक्षिणवर्ती जो पठारी भाग है, जो प्रायद्वीपीय पठार हम लोग कहते हैं, वह पश्चिम से पूरब की तरफ झुका हुआ है। अगर कोई नदी यहां पे बनती है तो निश्चित रूप से कहां जाएगी? पूरब साइड में जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। नर्मदा नदी जो है निकलती तो यहां से है, लेकिन यह कहां जाती है? अपने ढाल के विपरीत पूरा पश्चिम दिशा में बहती है और जाकर के अरब सागर में गिराती है। ध्यान होगा, अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि भारत की 3 नदियां नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, यह अपने भ्रंश घाटी में बहती है। और मैंने भ्रंश घाटी भी समझाया था क्या था, इसलिए यहां पे मैं भ्रंश घाटी नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बड़ा होने लगेगा। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने भ्रंश घाटी नहीं समझा है तो। भ्रंश घाटी के कारण ही नर्मदा नदी जो है वह पूरब की तरफ नहीं जाके किधर चली जाती है? पश्चिम की तरफ चली जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मैप के ऊपर। ये जो नदी आप देख रहे हैं यह कौन सी नदी है? यह नदी आपकी है नर्मदा नदी। ठीक है, जो आपको जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नीचे की तरफ ये विंध्याचल पर्वतमाला है, लिख देते हैं। और ये सतपुरा है, सतपुरा पर्वतमाला है। देखिए हुआ यह है कि जैसे 3 आदमी खड़े हैं और बीच वाला नीचे की तरफ बैठ गया तो इसके लिए ये भी ऊंचा दिखाई देगा, ये भी ऊंचा दिखाई देगा। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं। ये दोनों जो है सो पहाड़ हो जाते हैं। तो बेसिकली जो विंध्याचल पर्वतमाला है और जो सतपुरा पर्वतमाला है, ये दोनों पहाड़ नहीं है। ये हुआ ये है कि इनके बीच की जमीन इतनी ज्यादा धंस गई है कि ये दोनों पहाड़ की तरह दिखने लगते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों को हम लोग पहाड़ कहते हैं। तो ध्यान रखना है, विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुरा पर्वतमाला है। और एक्चुअली ये जो है आपको मैकालय की पहाड़ी है और इसी पर एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। और उस अमरकंटक की चोटी से ही आपको सोन नदी निकलती है, जो हमने कल चर्चा किया था। अब देखिए इधर की तरफ, ये जो है आपके बाएं हाथ की तरफ, यानी कि अरब सागर की तरफ वाला जो पानी से जुड़ा हुआ है, यानी कि समुद्र से सटा हुआ जो क्षेत्र है भारत का, इसको हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं और इधर वाले क्षेत्र को हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं। तो होता यह है कि ये वाले जो क्षेत्र है इसमें भी बहुत सारे पर्वत आपको देखने को मिलते हैं। ये इसमें बहुत सारे पर्वत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं चर्चा कर देता हूं कि कौन कौन से पर्वत है। ये जो आप देख रहे हैं इस टोटल को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। कौन सा कहते हैं पर्वत? सह्याद्री पर्वतमाला, या इसी को हम लोग पश्चिमी घाट पर्वतमाला कहते हैं। सह्याद्री पर्वतमाला बोलिए या पश्चिमी घाट पर्वतमाला बोलिए, दोनों बराबर है। सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है जब दक्षिणवर्ती होती है, दक्षिण की तरफ बढ़ती है, तो आगे जाकर के एक जगह पर इस पर्वतमाला में गांठ पड़ गया है और इस गांठ का विस्तार कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में है। और इसी गांठ को हम लोग नीलगिरी पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला जो दुनिया का सबसे बड़ा जैव मंडल में से एक है और ये बड़ी ही घना जंगलीय क्षेत्र है जिसमें आपको साइलेंट वैली भी देखने को मिलता है। इसके बाद आगे की तरफ आप जाइएगा तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अनायमलय की पहाड़ी, और बीच में आपको एक गांठ पड़ गया हुआ है। गांठ से आगे की तरफ आप जाइएगा, गांठ से पूरब की तरफ जाइएगा यानी कि तमिलनाडु की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं
और इसके दक्षिण की तरफ आप जाइए तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्डेमम की पहाड़ी। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ी। ऊपर की तरफ आपका जो है ये कौन सी पहाड़ी है, ये है आपको अनैमलय की पहाड़ी। और यहाँ जो गांठ पड़ा हुआ है इसी की एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अनैमुड्डी। क्या नाम है, अनैमुड्डी। और जो नीलगिरी पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, डोडा बेटा। एक चीज ध्यान रखिएगा, सामान्य तौर पे अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है तो आपने केटू बोला, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा बोला। लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, जो 2695 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 2695 मीटर। और अनैमलय जो है वह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो 2635